ओके, आ जाओ यार बच्चों। बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स चल रहा है, अपन ने एक सिंपल सा टेस्ट रखा था, आपको अगर याद आ रहा होगा तो। उसमें हमने थर्ड नंबर में 1 2 3 परचेस ऑफ मशीनरी भी हो गया था शायद। मशीन परचेस किया फॉर कैश, क्या रहेगा? मशीन अकाउंट डेबिट होगा और कैश अकाउंट क्रेडिट होगा। बरोबर है। आप लोग जो जो बच्चों ने टेस्ट लिखी चेक करो, जहां आपका गलत हो गया वहां मुझे पूछना, मैं आपको आंसर बताऊंगा, आप उसमें चेक करोगे। जहां आपका गलत हो गया, नहीं समझ में आया, मुझे पूछना बेटा, ठीक है। सोल्ड गुड्स टू पप्पू वर्थ ₹1 लाख एट 10% ट्रेड डिस्काउंट, 5% कैश डिस्काउंट, हाफ अमाउंट रिसीव्ड इन कैश। पप्पू को माल बेचा है। जो बच्चों का फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ डे होगा, उन्होंने ये नहीं लिखा तो भी चलेगा, बस आप ऐसे बस स्माइल दो और देखो जो स्क्रीन पे चल रहा है। बोलो बेटा, पप्पू को माल कितने का बेचा है बताओ तो। 1 लाख रुपए। इसमें ट्रेड डिस्काउंट कितना है? सबसे पहले ट्रेड डिस्काउंट माइनस करूँ क्या? बोलो बचा कितना? 90,000। और इस 90,000 में से कितना पैसा वो वापस दे रहा है अभी? अभी दे रहा है ना, माल बेचा है, आधा पैसा मिल रहा है। हाफ अमाउंट रिसीव्ड इन कैश, हाफ अभी मिल रहा है, हाफ बाद में देगा। हाफ अभी मिल रहा है, हाफ बाद में देगा, यानी हाफ रिसीवेबल है क्या? माल बेचा, आधा पैसा देने के लिए तैयार है, का मतलब होता है आधा बाद में देगा। बरोबर। हाफ रिसीवेबल फ्रॉम पप्पू, यानी पप्पू मेरा क्या बन गया? डेटर। जब भी किसी पार्टी या पर्सन से पैसे लेना है तो पार्टी या पर्सन मेरी क्या बन जाएगी? डेटर। और आधा पैसा भी देने के लिए तैयार है, तो इस आधे पैसे पे हम लोग उसको क्या देंगे? कैश डिस्काउंट। बोलो कैश डिस्काउंट कितना आएगा? वेरी गुड। तो बोलो कितनी कैश मिलेगी? 45,000 वो लेके हमारे पास आ गया। हमने बोला रुक रुक रुक, तू 45,000 भी देने के लिए तैयार है? उसने बोला हाँ। हमने बोला ठीक है, ले तुझे 5% का डिस्काउंट दे रहे हैं, जितना पैसा तू इमीडिएटली दे रहा है उसके ऊपर तुझे क्या मिलेगा? कैश डिस्काउंट। तो बोलो कितना पैसा देगा वो? 42,750। कौन कौन सा अकाउंट बनेगा? एक बनेगा सेल अकाउंट, एक बनेगा कैश अकाउंट, एक बनेगा डिस्काउंट अकाउंट, एक बनेगा पप्पू अकाउंट। बरोबर ना? चल बताओ, यहाँ पे पैसे मिल रहे हैं क्या? पैसे मिल रहे हैं तो पैसे को डेबिट करो। डिस्काउंट दिया है मतलब डिस्काउंट खर्चा हो गया। डिस्काउंट दिया है मतलब डिस्काउंट क्या हो गया? खर्चा हो गया। डिस्काउंट अलाउड है तो डिस्काउंट को डेबिट करूँ क्या? बरोबर ना? जो बच्चे फर्स्ट डे से आ रहे हैं, याद आ रहा है? बरोबर। उसके बाद और बताओ, पप्पू से पैसा लेना है, कैश कितनी आई थी वो लिख दो कैश के सामने, डिस्काउंट कितना दिया वो लिख दो डिस्काउंट के सामने, और पप्पू से कितना पैसा लेना है। पप्पू डेटर बन गया क्या? डेटर का डेबिट बैलेंस, डेटर्स बढ़ते हैं तो डेबिट करो, तो पप्पू डेटर बन गया 45,000 के लिए। और टू सेल, सेल्स इनकम, इनकम का क्रेडिट बैलेंस, इनकम बढ़ती है तो इनकम को क्रेडिट करो, सेल की वजह से इनकम बढ़ती है। चेक करो टैली हो गया क्या है? सिंपल था, ये किया था, हम जब पढ़ा था तब भी इस टाइप का क्वेश्चन लिया था। बरोबर। ये किसका किसका सही आया रे बेटा? वेरी गुड। जो बच्चों का गलत हुआ, क्या उनको अब समझ में आया क्या? पक्की बात? इजी है एंट्री एकदम। किसी बच्चे को इसमें कोई डाउट है? पक्का? चलो आगे। अगर आप डाउट नहीं पूछोगे तो आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं रहेगा, मैं पहले बता रहा हूँ। क्लास में जहाँ डाउट आया तब के तब पूछना, क्योंकि अपने मम्मा पापा का मेहनत का पैसा आप दे करके यहाँ पे बैठे हो। डाउट रहने के बाद में भी अगर आप डाउट नहीं पूछते हो तो आप समझ रहे हो ना कितनी बड़ी मुसीबत आप सर पे ले रहे हो। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। बरोबर। तो अगर किसी ने फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे क्लास अटेंड किया है बट फिर भी ये समझ में नहीं आया है तो पूछना है। हाँ, जो बच्चों का फर्स्ट सेकेंड थर्ड डे होगा आज क्लास में, उनको डेफिनेटली समझ में नहीं आएगा, डोंट वरी, मैं वापस ये पढ़ाऊंगा। ठीक है, वापस पढ़ाऊंगा बेटा। जो बच्चों का फर्स्ट सेकेंड थर्ड डे है उनको बाय डिफॉल्ट जाहिर सी बात है समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आपको पढ़ाया नहीं मैंने अभी तक, तो कहाँ समझ में आएगा। बट जो बच्चे पहले दिन से उनको समझ में आए। पक्का? चलो आगे। उसके बाद रिसीव 5,000 ऑन अकाउंट फ्रॉम राहुल। ऑन अकाउंट मतलब उधार लिया। मैंने राहुल को बोला कि मेरे नाम पे 5,000 दे,
ऑन अकाउंट मतलब उधार लेना, ऑन अकाउंट नाम पे 5,000 रुपये उधार लिए राहुल से। बोलो क्या एंट्री रहेगी यहाँ पे? कैश आ गई, कैश अकाउंट डेबिट। और किससे लिया पैसा उधार? राहुल से। राहुल मेरा क्या बन गया? क्रेडिटर। तो क्रेडिटर अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट। सो कैश अकाउंट डेबिट टू राहुल अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू राहुल अकाउंट। राहुल मेरा क्रेडिटर बन गया, क्रेडिटर बढ़ गए, क्रेडिटर का क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिटर अगर बढ़ते हैं तो क्रेडिट करो, क्रेडिटर्स कम होते हैं तो डेबिट करो। ऐसे उधार लिए तो क्रेडिटर्स बढ़ेंगे, बढ़ेंगे तो उनको क्या करना है? क्रेडिट। सो कैश अकाउंट डेबिट टू राहुल। आए सभी का है? देन परचेज फर्नीचर ₹3,000 फ्रॉम सोनाली, सोनाली से फर्नीचर खरीदा। सेटलमेंट के बारे में कुछ बोला नहीं है और पार्टी का नाम दिया हुआ है, तो सोनाली से कैसे लिया होगा? उधारी में। तो फर्नीचर खरीदा, तो फर्नीचर मेरे पास में आ गया, फर्नीचर ये असेट है, फर्नीचर असेट है, असेट का डेबिट बैलेंस, असेट बढ़ती है तो डेबिट करो, असेट कम होती है तो क्रेडिट करो। अब फर्नीचर खरीदा तो बिजनेस में फर्नीचर एज असेट बढ़ा ना, बेचा रहता तो फर्नीचर कम हो जाता बिजनेस से, फर्नीचर आया है, फर्नीचर अकाउंट बढ़ गया। सो फर्नीचर अकाउंट डेबिट। और किससे लिया? सोनाली से। सोनाली मेरी क्या बन गई? क्रेडिटर। क्रेडिटर्स का क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिटर्स बढ़ते हैं तो क्रेडिट करो। कैश में लिया रहता तो फर्नीचर टू कैश, उधारी में लिया इसलिए फर्नीचर टू सोनाली। यस और नो? सो यहाँ पे फर्नीचर टू सोनाली। पेड रेंट 7,000 टू अमोल। बोल बेटा, अमोल को रेंट पे कर दिया। पहले तो एक चीज बता दो, यहाँ पे सेटलमेंट के बारे में बोला हुआ है। यस, PAID पेड, मतलब खर्चा था वो हमने पे कर दिया। बोलो अमोल के साथ कोई लेन देन बाकी है क्या? नो। तो अमोल का अकाउंट बनेगा क्या? नो। तो यहाँ पे कौन कौन सा अकाउंट बनेगा? पेड, कैश और एक रेंट। रेंट खर्चा है, खर्चे को डेबिट करो, रेंट अकाउंट डेबिट। और कैश कम हो रही है बिजनेस से तो कैश को क्रेडिट कर दो। तो एंट्री रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। नरेशन में लिखा होगा आपने रेंट पेड टू अमोल, बरोबर। यहाँ अमोल अकाउंट नहीं बनेगा, लेन देन बाकी नहीं है। जब कभी भी किसी ट्रांजैक्शन की वजह से किसी पार्टी के साथ मनी और मनीज वर्थ में अगर लेन देन पेंडिंग है तो ही पार्टी का अकाउंट बनेगा, अदरवाइज पार्टी का अकाउंट नहीं बनेगा। जब कभी भी आप एक्सपेंसेस तुरंत पे कर देते हो या आपको इनकम तुरंत मिल जाती है तो पार्टी के साथ लेन देन बाकी है क्या? नो। किराना दुकान पे गए, दूध का पैकेट लिया, 50 रुपये दे दिए, एक्सपेंस का तुरंत पेमेंट हो गया। बोलो आपके बुक में किराना दुकान वाले का अकाउंट बनेगा? नो। उसके बुक में आपका अकाउंट बनेगा? नो, क्योंकि लेन देन बाकी नहीं है। या आपके टेनेंट ने आपको बरोबर समय पे रेंट दे दिया, बोलो अब टेनेंट का अकाउंट आप बनाओगे? नो। रेंट आ गया, कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट। रेंट इनकम है ना वहाँ पे, रेंट अगर मिल रहा है तो। सो एक्सपेंसेस या इनकम का तुरंत सेटलमेंट हो जाता है। मतलब क्या है हिंदी भाषा में? एक्सपेंस में तुरंत पे कर रहा हूँ या इनकम मुझे तुरंत मिल रही है, तो उस केस में पार्टी के साथ लेन देन पेंडिंग नहीं है, तो वहाँ पे पार्टी का अकाउंट नहीं बनेगा। उसके बाद बॉट गुड्स फ्रॉम शंकर ऑन क्रेडिट। थैंक यू, इन्होंने बता दिया उधारी में लिया। गुड्स खरीदा, परचेस अकाउंट डेबिट, उधारी में लिया शंकर से टू शंकर अकाउंट। पेड सैलरी टू गणेश। देखो एक्सपेंस का तुरंत पेमेंट कर दिया। अब गणेश के साथ मेरा कोई लेन देन है? नो। बोला था ना अभी थोड़ी देर पहले, एक्सपेंस जब भी इमीडिएटली पे हो जाते हैं या इनकम इमीडिएटली मिल जाती है तो उस समय पार्टी के साथ कोई लेन देन पेंडिंग नहीं है। गणेश को हमने सैलरी दे दिया, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नरेशन में लिख देंगे गणेश को दिया। रिसीव्ड 900 फ्रॉम हरी। किस चीज़ के लिए 900 मिले नहीं मालूम, तो हम लोग समझेंगे शायद उधारी में मिले होंगे। तो यहाँ पे कैश अकाउंट डेबिट टू हरी। ये इनकम है क्या मेरी? नो सर, इनकम होगी ना, लिखा होता ना सेल का है कि इंटरेस्ट मिल रहा है कि रेंट मिल रहा है कि कमीशन मिल रहा है कि रॉयल्टी मिल रही है, क्या मिल रहा है, कुछ तो लिखा रहता। कुछ भी नहीं बोला है, मतलब ये इनकम नहीं है, फिर भी उसने पैसे दिए, मतलब उधार दिए होंगे। तो कैश अकाउंट डेबिट टू हरी अकाउंट। यस और नो? विड्रू ₹300 फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। बैंक से पैसे विड्रॉ की ऑफिस यूज के लिए, तो पैसे कहाँ पे लाए होंगे? ऑफिस में। पर्सनल पर्पस होता तो ड्राइंग बनता। यस और नो? यहाँ बैंक से पैसे विड्रॉ किए तो ऑफिस में कैश आ गई क्या? बिजनेस में कैश आ गई, कैश अकाउंट डेबिट।
और बैंक से पैसे विड्रॉ किए तो बैंक बैलेंस कम हो गया क्या? सो टू बैंक अकाउंट। डिपॉजिट किया रहता तो बैंक टू कैश, विड्रॉ किया तो कैश टू बैंक। अपॉइंटेड अनिल एज एन अकाउंटेंट फॉर अ सैलरी, बस अपॉइंट किया है, अभी तक सैलरी दिया नहीं है, ना ही ड्यू हुई है, तो इसकी कोई एंट्री रहेगी क्या? नो एंट्री। अरे अनिल को सिर्फ अपॉइंट किया। ओके अनिल, नाउ यू आर अपॉइंटेड एज अ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, कल से आ जाना काम पे। अभी तक सैलरी ड्यू हुआ? नो। सैलरी पे किया? नो। इसमें मनी और मनीज वर्थ में कुछ एक्सचेंज हुआ? नो। तो कोई एंट्री होगी इसकी? नो। हाँ, अगर ऐसा बोला रहता अनिल की सैलरी ड्यू हो गई, महीना खत्म हो गया, सैलरी दिया नहीं, ड्यू हो गई, तो लिखते सैलरी अकाउंट डेबिट टू सैलरी पेएबल। दे दिया होता तो सैलरी टू कैश, बट ना ही सैलरी ड्यू हुआ, ना ही सैलरी दिया, तो यहाँ पे कोई एंट्री आएगा ही नहीं। ऑर्डर्ड गुड्स टू शंकर, शंकर को माल की ऑर्डर दिया, अभी तक माल आया? नो। माल हमने खरीदा? नो। पैसा ड्यू हुआ? नो। पैसा दिया? नो। बस शंकर को बोल के रखा, शंकर ये माल रखना, हाँ मैं कल लेके जाऊंगा, मैं पक्के में लेके जाऊंगा। सिर्फ ऑर्डर दे के रखा है, पैसे दिए उसको। या फिर हमने लाइबिलिटी एक्सेप्ट किया, शंकर से माल खरीद लिया, बिल दे दे, माल कल लेके जाऊंगा, तो मेरी लाइबिलिटी हो जाती। बिल बना लिया मतलब क्या, अब मुझे लेके जाना है और कल उसको पैसे देने हैं, तो मैं बोल देता परचेस टू शंकर। बट यहाँ पे वैसा कुछ नहीं है, बस शंकर को बोल के रखा माल लेके जाऊंगा, ऑर्डर दिया है बस। समझ में आई बात सभी को? अभी तक माल खरीदा क्या? नो। खरीदा रहता तो यहाँ पे लिखा रहता परचेस कर लिया माल, यस और नो, तो इसकी भी नो एंट्री। रिसीव्ड कमीशन ऑफ 70, कमीशन मिला 70 रुपए का, कैश अकाउंट डेबिट। और कमीशन मिला तो इनकम बढ़ गई क्या कमीशन नाम की? टू कमीशन अकाउंट, कैश टू कमीशन। उसके बाद डेट फीस फॉर सन्स कॉलेज, बच्चे की कॉलेज की फीस मैंने दे दी, मान लो 1000 रुपये। बोलो क्या एंट्री रहेगा इसमें? ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट, पर्सनल खर्चा है ना, बिजनेस से आपने 1000 रुपये निकाले पर्सनल एक्सपेंस के लिए, तो ये क्या बनेगा यहाँ पे? एक ड्रॉइंग अकाउंट। और बिजनेस से क्या पैसा गया तो टू कैश, तो ड्रॉइंग टू कैश। कॉलेज फीस अकाउंट मत बनाना, बिजनेस में सिर्फ बिजनेस के ही खर्चे और बिजनेस की ही इनकम का अकाउंट बनेगा, और बाकी कोई अकाउंट नहीं बनेगा। ये बात समझ में आई सभी को? पक्की बात? तो यहाँ पे बच्चे की स्कूल की फीस, घर का खर्चा, मेरा कोई पर्सनल खर्चा, अगर उसके लिए मैं बिजनेस से पैसे ले रहा हूँ तो ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट होगा। क्यों? जब कभी भी ओनर पर्सनल पर्पस के लिए बिजनेस से मनी और मनीज वर्थ में कुछ विड्रॉ करता है, तो उस विड्रॉल को हम लोग क्या बोलते हैं? ड्रॉइंग। तो जैसे जैसे ओनर पर्सनल पर्पस के लिए बिजनेस से लेता जाएगा, वैसे वैसे ड्रॉइंग बढ़ते जाएगा उसका। ड्रॉइंग का डेबिट बैलेंस, ओनर ने विड्रॉ किया पर्सनल पर्पस के लिए, ड्रॉइंग बढ़ा, डेबिट बैलेंस वाला अकाउंट बढ़ा, तो उसे डेबिट करो, तो ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट। और बिजनेस से माल गया है, कैश गई, कैश पेड बोला है ना, तो ड्रॉइंग टू कैश। यहाँ पे अमाउंट लिखा हुआ नहीं था तो आपने 1000 लिख देना। रिटर्न गुड्स टू शंकर ₹50, शंकर से जो माल खरीदा था वो माल हमने शंकर को वापस कर दिया। खरीदा हुआ माल वापस किया, कौन सा अकाउंट बनेगा? परचेज रिटर्न अकाउंट। खरीदा हुआ माल वापस किया, कौन सा अकाउंट बनेगा? परचेज रिटर्न अकाउंट। शंकर से माल खरीदा था, भूतकाल में उधारी में लिया था शंकर से माल क्रेडिट बेसिस पे, तो शंकर मेरा क्या बन गया था? क्रेडिटर। अब उसके मुंह पे उसका माल वापस दे मारा, तो वो एज अ क्रेडिटर कम हो जाएगा। माल खरीदते हैं तो क्रेडिटर बढ़ते हैं, क्रेडिटर को उनका माल वापस कर दिया तो क्रेडिटर कम हो गया। मैंने उससे 100 रुपये का माल उधारी में खरीदा, क्रेडिटर बन गया 100 का, 30 का माल वापस कर दिया, अब क्रेडिटर कितने का बचा? 80, और 30 का माल वापस कर दिया 50। तो जैसे जैसे माल वापस करते हैं या क्रेडिटर को पैसे देते हैं तो क्रेडिटर कम होते जाता है। क्रेडिटर का क्रेडिट बैलेंस कम हुआ तो डेबिट करो। सो शंकर अकाउंट क्या होगा? डेबिट। और परचेस रिटर्न क्या होगा? क्रेडिट। तो परचेस रिटर्न क्रेडिट क्यों? परचेस किया था तो परचेस को डेबिट किया ना, अब माल वापस कर रहे हैं तो परचेस को या परचेस रिटर्न को क्रेडिट कर दो। परचेस का डेबिट बैलेंस पढ़ा था हमने, उल्टा परचेस रिटर्न का क्रेडिट बैलेंस, यस और नो। उसके बाद
रिसीव्ड 5,000 फ्रॉम अमिताभ एज अ लोन। कैश मिला, कैश अकाउंट डेबिट 5,000। किससे लिया? अमिताभ से। तो टू अमिताभ अकाउंट, या फिर लोन फ्रॉम अमिताभ अकाउंट। अमिताभ मेरा क्रेडिटर बन गया ना, क्रेडिटर को क्रेडिट करो, यस और नो। तो कैश टू लोन फ्रॉम अमिताभ। कहाँ तक आपने सॉल्व किए सारे ट्रांजेक्शन? सारे सॉल्व किए? कौन बच्चों के सारे ट्रांजेक्शन सॉल्व हुए बेटा? बाकी बच्चों का क्या? मैं वही बोल रहा हूँ, मैं बोले जा रहा हूँ और बस बच्चे मुंडी हिला रहे ऐसे। मतलब 3 ही बच्चों का हुआ है, बाकी बच्चों ने क्यों नहीं सॉल्व किया जो बच्चे प्रेजेंट है? हाँ, टाइम नहीं था। ओके, आज लेक्चर के बाद सॉल्व करना, ठीक है। तो हमने अभी कहाँ तक डिस्कस किया? 18 तक। लेक्चर के बाद पूरी टेस्ट चेक करूँगा बेटा कल सब लोगों की। टेस्ट आप लोगों के पास में है और पूरा सॉल्व करके लेके आना है। मैं 1 बाय 1 एक एक बच्चे का नोटबुक चेक करने वाला हूँ। कोई तो बोलो कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। पहले पहले 8-10 क्वेश्चन में बहुत रिस्पॉन्स था, अब रिस्पॉन्स कम हो गया, मतलब सॉल्व नहीं किया होगा। तो आज आप क्या करोगे? ये बचे हुए क्वेश्चन सॉल्व करोगे। कहाँ तक? 7 तक। कल हर एक बच्चे का बुक चेक करूंगा और अगर कल कोई बच्चा अपसेंट है तो उसका बुक परसों चेक होगा। परसों भी अपसेंट है, पेरेंट्स को कॉल किया जाएगा, उसके बाद बुक चेक होगा, लेकिन होगा ज़रूर। जो बच्चे फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे क्लास में आ रहे हैं, हाँ, जो बच्चों ने अभी अभी पिछले 3-4 दिन में एडमिशन लिया, उनकी रिसीट पे तारीख पिछले 3-4 दिन की है, बरोबर है? या क्लास के अंदर में प्रेजेंट ही 3-4 दिन पहले चालू हुई, मैं क्रॉस वेरीफाई कर सकता हूँ, बरोबर? अपने पास सारा सिस्टम है, इधर भी है नीचे भी है, तो वो बच्चों ने छोड़ देना है। और बाकी सारे बच्चे तो पहले से आ रहे हैं ना, तो आप सब लोग टेस्ट सॉल्व करोगे आज। बची हुई टेस्ट हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आ जाओ। अब सबसे पहले ध्यान से सुन। अब सब लोग ध्यान दो बेटा, जो भी बच्चे, जितने भी बच्चे यहाँ पे प्रेजेंट है, सब ने अब अच्छे से ध्यान देना है। टेस्ट सॉल्व करके आना बेटा, टेस्ट कल डिस्कस करेंगे बचा हुआ। अभी देखो, ध्यान से देखो बच्चों, हमारा क्या चल रहा है? बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स, बरोबर ना? देखो, बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स में हमने सबसे पहले क्या देखा था, बताओ तो जरा। अकाउंटिंग का मतलब क्या है? यस और नो? अकाउंटिंग का मतलब आसान भाषा में हिसाब किताब रखना। इसका सब लोग प्लीज़ ध्यान से सुनना। अगर किसी को 11th-12th में अकाउंट्स में 100/100 होंगे, या फिर अकाउंट्स के अंदर में आपको भरपूर ज्ञान है, नॉलेज है, तब भी ध्यान दो, ठीक है? काफ़ी सारी चीज़ें बच्चों को पता नहीं होती है। और जो इंसान अभी अभी 11th में आया होगा, 11th के साथ साथ ही आगे की तैयारी शुरू कर देते ना बच्चे, तो उसके लिए भी काम का है, बरोबर है? हर एक बच्चे के लिए। सो अकाउंटिंग का मतलब आसान भाषा में हिसाब किताब रखना। किसका हिसाब किताब रखना है? फिनेंशियल ट्रांजैक्शन का। फिनेंशियल ट्रांजैक्शन यानी क्या? सब लोग प्लीज़ ध्यान दो। जहाँ पे मनी और मनीज वर्थ में ऑन ईदर साइड अगर कुछ एक्सचेंज हो रहा है, तो हम लोग उस सिनारियो को क्या बोलते हैं? फिनेंशियल ट्रांजैक्शन। यस और नो? उन फिनेंशियल ट्रांजैक्शंस को हमें क्या करके रखना है? रिकॉर्ड करना है। अकाउंटिंग किसकी करते हैं बताओ? फिनेंशियल ट्रांजैक्शन की। अकाउंटिंग का लेमन्स लैंग्वेज में हमने मतलब देखा है, हिसाब किताब रखना। अभी तक मैंने डेफिनेशन बताई है कि आपको? नो। अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, ना, वो हम कुछ भी नहीं देखे अभी तक, चालू ही नहीं हुआ वो तो, अभी तक बेसिक्स ही चल रहा है। सो आसान भाषा में अकाउंटिंग का मतलब हिसाब किताब रखना फिनेंशियल ट्रांजैक्शन का। फिनेंशियल ट्रांजैक्शन मतलब मनी और मनीज वर्थ में, पैसा या पैसे की कीमत में, ऑन ईदर साइड अगर कुछ एक्सचेंज होता है, पैसा या पैसे की कीमत में कुछ आ रहा है, या पैसा या पैसे की कीमत में कुछ जा रहा है बिजनेस से, या पैसा या पैसे की कीमत में आ भी रहा है और जा भी रहा है, या तो इनफ्लो या तो आउटफ्लो या तो दोनों। इन तीनों में से कोई एक कंडीशन भी फुलफिल होती है तो हम लोग उस सिनारियो को क्या बोलते हैं? फिनेंशियल ट्रांजैक्शन। और उस फिनेंशियल ट्रांजैक्शन की हम लोगों को क्या करनी होती है? अकाउंटिंग। यस और नो? उसके बाद ध्यान से सुनना। अब अकाउंटिंग क्यों करते हैं ये हमने देखा था क्या? क्यों करते हैं? कोई शौक थोड़ी है, हॉबी थोड़ी है अकाउंटिंग करना। अकाउंटिंग की मदद से मुझे समझ में आता है बिजनेस में कितना प्रॉफिट लॉस हुआ, धंधे का प्रॉफिट लॉस समझ में आएगा। धंधे की औकात यानी फिनेंशियल पोजीशन, यानी बिजनेस में कितनी एसेट्स और लाइबिलिटी है, ये हम लोग एक स्टेटमेंट की मदद से बनाते हैं। बिजनेस की पोजीशन के लिए एक स्टेटमेंट बनाएंगे बाद में, बहुत समय है अभी उसको। उस स्टेटमेंट का सिर्फ नाम बताता हूँ, मतलब नहीं समझ में आया तो भी चलेगा। बैलेंस शीट। बैलेंस शीट
SHEET, ठीक है। तो बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट बनाएंगे और उस स्टेटमेंट से मुझे ये समझ में आएगा बिजनेस की औकात क्या है, बिजनेस में कितनी एसेट्स संपत्ति है, बिजनेस में कितनी लाइबिलिटीज है, किसको कितना देना है। खैर छोड़ो, देखेंगे बैलेंस शीट बाद में क्या होती है, अभी तक तो हमने देखा भी नहीं। यस और नो। सो ये ऑब्जेक्टिव क्या है बेटा, बिजनेस का परफॉर्मेंस समझ में आ जाएगा, यानी बिजनेस में प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ, बिजनेस की पोजीशन औकात, बैलेंस शीट, एसेट्स लाइबिलिटी समझ में आ जाएगी, बिजनेस के सारे ट्रांजैक्शन सिस्टमेटिक रिकॉर्ड हो जाएंगे, बिजनेस में किससे कितना लेना है रिसीवेबल, किसको कितना देना है पेएबल, यस और नो, बिजनेस में इनकम कितनी है, बिजनेस के एक्सपेंसेस कितने हैं, या डिसीजन मेकिंग के लिए, है ना, इतने सारे ऑब्जेक्टिव्स है। हम लोग अकाउंटिंग करते हैं वरना कोई शौक थोड़ी है, वजह है। डिसीजन लेने के लिए आपको क्या चाहिए होता है, इंफॉर्मेशन। बगैर इंफॉर्मेशन के कोई डिसीजन ले सकता है क्या? यस और नो। और इस ब्रह्मांड में सबसे कीमती चीज है इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन की मदद से ही सारी चीजें होती है। आपके जीवन में भी आप इंफॉर्मेशन की मदद से ही सब डिसीजन लोगे। आपके घर वालों ने आपको बोला कि बेटा तुम्हारे लिए एक बहुत ही अच्छा सुंदर सुशील लड़का ढूंढ के रखा है, उससे शादी करना है। आप ऐसे ही कर लोगे या उस लड़के की पहले क्या निकालोगे, इंफॉर्मेशन, और उसके बाद डिसाइड करोगे ना। तो आपने उस लड़के की इंफॉर्मेशन निकाली, पता किया वो क्या खाता पीता है, कितना कमाता है, कहाँ रहता है, खुद का घर है, भाड़े का घर है, गर्लफ्रेंड थी नहीं थी, कितनी थी, क्या था क्या नहीं, सब पता करोगे कि नहीं। तो आपने क्या निकाली, इंफॉर्मेशन, और उस इंफॉर्मेशन की मदद से आप क्या लोगे, डिसीजन। तो ये इंफॉर्मेशन आपको डिसीजन मेकिंग में काम आएगी कि नहीं आएगी। तो वैसे ही बिजनेस में भी सैकड़ों डिसीजंस लेने पड़ते हैं। मेरी 4 ब्रांचेस है, एक ब्रांच कोथरूड में है, एक बानेर में है, केपी में है, एक प्रेस्टीज पॉइंट में है। तो कौन सी ब्रांच शुरू रखूँ, कौन सी बंद कर दूँ, कौन से ब्रांच के मैनेजर को गाली मारना है, किसको रिवॉर्ड देना है, किसको निकालना है, कहाँ पे एक्सपांड करना है, कहाँ पे खर्चा करना है, कहाँ पे नहीं। जिस ब्रांच से ज़्यादा प्रॉफिट होगा वहाँ पे मैं ज़्यादा खर्चा करूँगा, वहाँ पे एडवर्टीजमेंट और करूँगा। जिस ब्रांच पे प्रॉफिट हो ही नहीं रहा है उस ब्रांच को या तो बंद कर दूंगा, या तो वहाँ के मैनेजर को निकाल दूंगा, या तो वहाँ के स्टाफ को कम कर दूंगा। ये सब क्या है, डिसीजन। मैनेजर को निकालना, स्टाफ को कम करना, ज़्यादा एडवर्टीजमेंट करना, कम करना, ये सारी क्या है, डिसीजन। और ये डिसीजन किसकी मदद से मैं लेने वाला हूँ, इन्फॉर्मेशन। कि कोई बाबा आके मत बताएगा मुझे इस ब्रांच का प्रॉफिट इतना है, अकाउंटिंग के बाद ही पता चला ना मुझे सब इन्फॉर्मेशन। तो ये इन्फॉर्मेशन मुझे पता चलती है अकाउंटिंग की वजह से, और इसी इन्फॉर्मेशन के भरोसे मैं क्या लेता हूँ, डिसीजंस। तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है कि हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करते हैं, वरना कोई शौक नहीं था। किसकी इच्छा होती है ऐसी बोरिंग फील्ड में, बताओ। बस जो भूतकाल में, जो इतिहास में हो गया, जो ट्रांजैक्शन हो गए उसको रिकॉर्ड करते बैठ रहे। ये होने वाले ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं या बीत चुका उसको रिकॉर्ड करते हैं? जो ट्रांजैक्शन हो गए उसकी अकाउंटिंग कर रहे हैं, जो फ्यूचर में होने वाले हैं वो तो हमें पता ही नहीं है। तो तुम बताओ, हिस्टोरिक डेटा रिकॉर्ड करना किसको अच्छा लगता है, यस और नो? ये तो इतिहास ही है ना। जो ट्रांजैक्शन हो गया उसी को हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं। माल खरीद लिया, खरीदने के बाद क्या करते हैं, अकाउंटिंग। माल बेच दिया, बेचने के बाद क्या करते हैं, अकाउंटिंग। तुम बताओ, तुमको इतिहास लिखने बिठा दिया यहाँ पे, किसको पसंद है इतिहास लिखना? बट फिर भी लिखना पड़ता है, मजबूरी है। किससे कितना लेना है, किसको कितना देना है, कितनी इनकम एक्सपेंस है, इंफॉर्मेशन है, ये सारी बातें कहाँ से पता चलेगी, अकाउंटिंग से। एग्जाम में काफ़ी बार थ्योरी क्वेश्चन आता है, ऑब्जेक्टिव्स और नीड ऑफ प्रिपेयरिंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स, है ना। तो उस समय आप लोगों को पॉइंट्स लिखने होंगे। डोंट वरी, आंसर कैसे लिखना है वो सब मैं बताऊंगा इंडिविजुअली। पहले बस कॉन्सेप्ट समझो। फर्स्ट स्टेप कॉन्सेप्ट समझना, सेकेंड स्टेप कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो थ्योरी समझ में आ जाएगी। थर्ड स्टेप उस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करना। फोर्थ स्टेप फिर मैं आप लोगों का एग्जाम के अंदर में आंसर्स कैसे लिखना है। सबसे इंपॉर्टेंट है आंसर्स राइटिंग टेक्निक, जिसके लिए आप मेरे पास आए हो, बरोबर है। ये काफ़ी बार बच्चों को आता नहीं है। काफ़ी बार बच्चों को पता होता है कॉन्सेप्ट क्या है, लिख नहीं पाता है, पेपर में हाथ भारी हो जाता है, पता ही नहीं है कैसे लिखना है। यस और नो, है ना, होती है तकलीफ, समय मैनेज नहीं होता है। इसीलिए तो आप लोगों ने क्लास लगाई है, वरना कॉन्सेप्ट तो यूट्यूब पे भी पता चल जाते हैं। यूट्यूब वाला टीचर आपको ऐसा गाली मार के आपसे आंसर्स लिखवा सकता है क्या? नो। तो इसीलिए आप मेरे पास आए हो। हर एक चीज़ का हम लोग, है ना, कॉन्सेप्ट से लेके विद्यार्थी से लेके परीक्षार्थी बनाने तक सारा काम मैं आपका करूँगा।
अभी आप पहले कॉन्सेप्ट समझो, विद्या का ग्रहण करो, विद्यार्थी बनो, और एग्जाम के समय क्या बन जाओ, परीक्षार्थी। बरोबर है क्या? तो हम लोग अभी विद्यार्थी है, और एग्जाम के एक दिन पहले हम लोग क्या बन जाएंगे, परीक्षार्थी, क्योंकि वहां पे एग्जाम के एक दिन पहले हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, एग्जाम, परीक्षा क्लियर करना अच्छे नंबर से। आज हमारा ऑब्जेक्टिव एग्जाम क्लियर करना नहीं है, आज हमारा ऑब्जेक्टिव है कॉन्सेप्ट समझ। बरोबर? आ जाओ। उसके बाद हमने और क्या देखा था? अच्छा, यहाँ तक किसी बच्चे को कोई तकलीफ? एकदम सिंपल है, लेमन्स लैंग्वेज में चल रहा है सब कुछ। उसके बाद जो कि अकाउंटिंग ये बिजनेस की लैंग्वेज है, रीजन, अरे लैंग्वेज की मदद से ही तो आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है, तो हर लैंग्वेज का बेसिक टर्म्स होता है ना, तो अकाउंटिंग की भी कुछ बेसिक टर्म्स है। बताओ तो बेटा कौन कौन सी बेसिक टर्म्स आप लोगों ने पढ़ी है? वन बाय वन। एसेट्स, एसेट्स, लाइबिलिटीज, कैपिटल, ड्रॉइंग्स, ड्रॉइंग, डेटर्स, डेटर्स, देन क्रेडिटर्स, expenses, income, losses, gains, business, business goods, revenue expense, capital expenditure, deferred revenue expenditure, deferred revenue expenditure, discount, prepaid expense, preliminary expenses, preliminary expense, pre-operative expense, trade discount, pre-operative expense, trade discount, cash discount, fictitious asset, accounting system, हाँ, और अकाउंटिंग ईयर, और हाँ, डेबिट, क्रेडिट। बरोबर है? इतनी सारी हमने बेसिक टर्म्स देखी थी, करीब करीब 25-26 बेसिक टर्म है। ये सब्जेक्ट स्टार्ट करने के लिए काफ़ी है, फिर जब जब जो जो टर्म्स हमें उस टॉपिक में मिलेगी हम लोग उसे फिर से समझेंगे। बट ये बेसिक टर्म्स हमने देखी थी। एसेट का मतलब क्या है, फटाफट से बताओ। एसेट का मतलब प्रॉपर्टी ऑफ एवरी डिस्क्रिप्शन ऑफ द बिजनेस, बिजनेस की जो भी संपत्ति है, लाइक कैश, कार, कंप्यूटर, फर्नीचर, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी। कुछ इंटेंजिबल, अदृश्य एसेट है जिसको देख नहीं सकते लेकिन है, जिसकी वैल्यू है, इंटेंजिबल, मिस्टर इंडिया, यस और नो, लाइक गुडविल, कॉपीराइट, नेम एंड फेम ऑफ द बिजनेस, रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस, कोविड की वैक्सीन का फॉर्मूला, इंटेंजिबल एसेट है, यस और नो। पेटेंट राइट, लाइसेंसेस, गुडविल, ट्रेडमार्क, ये सब क्या है, इंटेंजिबल एसेट्स है। उसके बाद लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज आर द फिनेंशियल ऑब्लिगेशंस ऑफ द बिजनेस, यस और नो। बिजनेस की कुछ फिनेंशियल ऑब्लिगेशन होती है ना, मैंने बैंक से लोन लिया 10 लाख रुपए का, मुझे चुकाना होगा, लाइबिलिटी है, यस और नो। उसके बाद कैपिटल, इन्वेस्टमेंट बाय द ओनर इन द बिजनेस। क्लियर? ध्यान से सुना, एक एक चीज पढ़ लेते। एसेट, लाइबिलिटी, कैपिटल। कैपिटल ओनर का धंधे में जो कुछ इन्वेस्टमेंट है, उस इन्वेस्टमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिटल। इन्वेस्टमेंट बाय द ओनर इन द बिजनेस, इन्वेस्टमेंट बाय द ओनर इन द बिजनेस, ध्यान से सुनना सब लोग। कैपिटल, ओनर ने धंधे में मनी और मनीज वर्थ में जब जब अपने जेब से कुछ लाया है, कैपिटल। ओनर जब जब पर्सनल पर्पस के लिए बिजनेस से कुछ विड्रॉ करेगा, ड्रॉइंग, यस और नो। उसके बाद डेटर्स, पार्टी या पर्सन जिससे इन फ्यूचर मनी और मनीज वर्थ में कुछ लेना है। मैंने बाहुबली को उधारी में माल बेचा 5,000 का, अब उससे 5,000 लेने हैं, नाउ बाहुबली इज माई डेटर, यस और नो। क्रेडिटर, अपोजिट ऑफ द डेटर, मैंने किसी क्रेडिट बेसिस पे कुछ परचेस किया या किसी से पैसे उधार लिए तो मुझे वापस लौटाना होगा। जिस पार्टी या पर्सन से मैंने उधार लिया है वो पार्टी या पर्सन मेरा क्या बन जाएगा, क्रेडिटर। क्रेडिटर्स आर सच पार्टी और पर्सन टू whom अमाउंट इज पेबल इन फ्यूचर। डेटर इज पार्टी और पर्सन फ्रॉम whom अमाउंट इज रिसीवेबल इन फ्यूचर, यस और नो। उसके बाद एक्सपेंसेस आर द ऑपरेटिंग पेमेंट्स, जिसको हम लोग क्या करते हैं, यूटिलाइज करते हैं, किस चीज के लिए, फॉर स्मूथ ऑपरेशन ऑफ बिजनेस।
जैसे बिजनेस के ऑपरेशन स्मूथली होने के लिए हमने वाईफाई लगवाया, वाईफाई का बिल एक्सपेंस, एम्प्लॉय को सैलरी दे रहे हैं बिजनेस के ऑपरेशन स्मूथ होने के लिए, वरना काम तो मैं भी कर सकता था, बट एम्प्लॉय क्यों लगाए, ताकि अच्छे से सारा काम हो। इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाईफाई, टेलीफोन बिल, सैलरी, वेजेस, डिस्काउंट दे रहा हूँ, कमीशन दे रहा हूँ, रेंट दे रहा हूँ, इंटरेस्ट दे रहा हूँ, ये सब क्या है, मेरे खर्चे। उसके बाद इनकम, इनकम का बेस्ट एग्जांपल सेल, ऑपरेटिंग रिसीट ऑफ द बिजनेस, देन लॉसेस, पेमेंट या तो पेमेंट या आउटफ्लो तो हो गया, बट कोई बेनिफिट नहीं मिला, लॉसेस, जैसे लॉस ड्यू टू फायर, आउटफ्लो हो गया, माल जल गया, बिजनेस से माल चला गया, बट कोई बेनिफिट मिला, नो। हाँ, इंश्योरेंस अगर कंपनी क्लेम देती है तो हम लोग देखेंगे बाद में फाइनल अकाउंट में उसका क्या करना है, बट हाल फिलहाल में तो लॉस हो गया ना। गेन विदाउट हार्डवर्क, बैठे बिठाए जो बेनिफिट हो गया, लॉटरी लग गई, बैठे बिठाए प्रॉपर्टी का भाव बढ़ गया। बिजनेस, बिजनेस मतलब क्या है, स्टेट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म ऑन रेगुलर बेसिस फॉर द पर्पज ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, फॉर द पर्पज ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, यस और नो। बिजनेस ट्रेडिंग हो सकता है, मैन्युफैक्चरिंग हो सकता है, सर्विस सेक्टर हो सकता है, सर्विस सेक्टर डॉक्टर्स, लॉयर, सीए, सीएस, सीएमए, ट्रेडिंग किराना दुकान, मैन्युफैक्चरिंग टाटा कंपनी कुछ तो मैन्युफैक्चर कर रही है, रॉ मटेरियल को कन्वर्ट कर रही है फिनिश गुड्स में, या एग्रीकल्चर भी हो सकता है। गुड्स, जिस चीज में हम लोग धंधा कर रहे हैं, एन आर्टिकल, आइटम, थिंग, गुड्स, सब्जी वाले के लिए गुड्स क्या हो गया, साग भाजी, ज्वेलरी शॉप वाले के लिए गुड्स क्या हो गया, गोल्ड सिल्वर के ऑर्नामेंट्स, ज्वेलरी, कंप्यूटर सेल सर्विस वाले के लिए गुड्स क्या हो गया, कीबोर्ड, माउस, पेन ड्राइव, लैपटॉप्स, ये सब गुड्स हो गया जिस चीज में वो डील कर रहा है। रेवेन्यू एक्सपेंस, अभी जो थोड़ी देर पहले बताया था एक्सपेंस, वो ही हमारे क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंस, जो रेवेन्यू जनरेट करने में मदद करते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये सब कैपिटल एक्सपेंडिचर है, फॉल सीलिंग, फैन, सिस्टम, मशीन, फर्नीचर, अगर ये बिल्डिंग खरीदा हुआ है तो ये भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है। प्रोजेक्टर कैपिटल एक्सपेंडिचर, प्रोजेक्टर का स्क्रीन कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो सीधा सीधा बोल दो ना, फिक्स असेट, लॉन्ग टर्म असेट के लिए जो खर्चे कर रहे हो सब कैपिटल एक्सपेंडिचर। या फिर असेट खरीदने से रेडी फॉर यूज करने तक, बोलो, असेट खरीदने से रेडी फॉर यूज करने तक, वन मोर टाइम, असेट खरीदने से रेडी फॉर यूज करने तक जो भी नेसेसरी एक्सपेंसेस हम लोग इनकर करते हैं उस असेट को प्रेजेंट लोकेशन पे लाने के लिए, वो सारे कैपिटल एक्सपेंडिचर है। असेट खरीदा 10 लाख की, लाने का ट्रांसपोर्ट का खर्चा आया 2 लाख, तो टोटल कैपिटल एक्सपेंडिचर 10 और 2 12 लाख। अब असेट आ तो गई है, बट उसको इंस्टॉल करने के लिए इंजीनियर को बुलवाना पड़ रहा है 1 लाख, टोटल कैपिटल एक्सपेंडिचर 13 लाख। बट एक बार असेट रेडी फॉर यूज हो गया, तो रेडी फॉर यूज के बाद अब हम लोग उस असेट पे अगर खर्चा करेंगे तो सारे के सारे कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं रहेंगे। रेडी फॉर यूज के बाद अगर असेट पे मैं कोई खर्चा करता हूँ, सर्विसिंग, रिपेयर, मेंटेनेंस या फिर मॉडिफिकेशन इन द असेट, बरोबर है, तो वहां पे हम लोग चेक करेंगे उस खर्चे की वजह से असेट की कैपेसिटी, कैपेबिलिटी, इफिशियंसी, परफॉर्मेंस बढ़ा तो कैपिटल एक्सपेंडिचर, अदरवाइज रेवेन्यू एक्सपेंस। कुछ याद आ रहा है क्या? उसके बाद डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, बेस्ट एग्जांपल हेवी एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस। नाम में क्या है, बेसिकली ये रेवेन्यू एक्सपेंस है, बट ऐसा रेवेन्यू एक्सपेंस जिसका बेनिफिट मैंने डेफर किया है, पोस्टपोन किया है। आप लोग करते हो ना डेफर, आपकी मॉम ने आपको काम बोला, बेटा आटा पिसवा के लेके आ, आप क्या बोलते हो, बाद में लाऊंगा, कर दिया डेफर, आपने पोस्टपोन कर दिया। आपकी मॉम बोलती है बेटा ये इलेक्ट्रिसिटी भर दे घर का, आप क्या बोलते हो, कल भरेंगे, कर दिया डेफर। मैं आपको बोलता हूँ बच्चों आज पढ़ाई करके आना, आप क्या बोलते हैं, सर कल करेंगे, किया ना डेफर। तो डेफर यानी पोस्टपोन करना। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जिसका बेनिफिट आपने पोस्टपोन किया, बट यहाँ मजबूरी थी, एडवर्टीजमेंट के लिए कटरीना कैफ को 10 करोड़ दिए, उसका बेनिफिट मुझे 10 साल तक मिलेगा, तो पूरा का पूरा 10 करोड़ का खर्चा इस साल दिखाऊंगा क्या? नो, 10 करोड़ का बेनिफिट 10 साल तक मिलेगा, तो इस साल खर्चा दिखाओ 1 करोड़ का, बचा हुआ 9 करोड़ डेफर। अगले साल दिखाओ 1 करोड़ का, बचा हुआ 8 करोड़ डेफर। अगले साल और 1 करोड़ का, तो ये डिटेल में आएगा फाइनल अकाउंट टॉपिक में, यस और नो। उसके बाद डिस्काउंट दिया तो खर्चा, मिला तो इनकम। प्रीपेड एक्सपेंस, एडवांस में आपने पेमेंट कर दिया, ड्यू डेट के पहले पैसा दे दिया, मार्च महीने का रेंट जनवरी में दे दिया, मार्च महीने की पगार एम्प्लॉय बोला मेरी माँ की तबीयत खराब है, मुझे आने वाले 2 एडवांस में दो, एडवांस में दे दिया, क्या है ये, प्रीपेड एक्सपेंस। उसके बाद प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, क्या है बेटा प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, बिजनेस शुरू करने के पहले का खर्चा, बिजनेस शुरू करने के लिए स्टैम्प ड्यूटी पे करना पड़ता है, लाइसेंस निकलवाना पड़ता है, और कुछ 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 सरकारी खर्चे है, तो सब प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, बिजनेस शुरू करने के पहले का।
उसके बाद प्री ऑपरेटिव, बिजनेस शुरू करने के बाद लेकिन वो बिजनेस प्रॉफिट जनरेटिंग कैपेसिटी में आने के पहले के खर्चे, इनिशियल एडवर्टीजमेंट या इनिशियल इनॉग्रेशन का खर्चा। बिजनेस तो शुरू हो गया लेकिन अभी तक प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी में आया नहीं है, तो शुरू होने के बाद और प्रॉफिट अर्निंग के पहले, जैसे नई दुकान शुरू होती है चाय की, बलून वलून लगाते हैं, सबको फ्री में चाय बांट देते हैं पहले 1-2 दिन, तो वो इनॉग्रेशन, इनिशियल एडवर्टीजमेंट, इनिशियल इनॉग्रेशन, प्री ऑपरेटिव एक्सपेंस। ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, ट्रेड बढ़ाने के लिए जो डिस्काउंट दिया, ट्रेड डिस्काउंट। कस्टमर से जल्दी कैश रिकवर करने के लिए जो डिस्काउंट दे रहे, कैश डिस्काउंट। यस और नो? ट्रेड डिस्काउंट का अकाउंटिंग नहीं होता, रीजन हमने उसकी कीमत ही कम कर दिया। अब जो भी अकाउंटिंग होगी बैलेंस अमाउंट की होगी। जो भी आप बुक्स में डिस्काउंट का अकाउंट देखते हो, कौन सा डिस्काउंट है? कैश डिस्काउंट। उसके बाद फिक्टिशियस असेट, काल्पनिक असेट, लॉस असेट, जीरो वैल्यू असेट। फिक्टिशियस, काल्पनिक, लॉस, जीरो वैल्यू असेट। जैसे कि आपको समझाने के लिए मैंने प्रिलिमिनरी एक्सपेंस इनकर किए, इन खर्चों का बेनिफिट मुझे फ्यूचर में भी मिलेगा, बरोबर ना? मैंने दुकान चलाने के लिए लाइसेंस निकलवाया, लाइसेंस का खर्चा आया 10,000, इसका बेनिफिट कब तक मिलेगा? जब तक दुकान रहेगी। बट तुम बताओ, अब ये 10,000 का जो प्रिलिमिनरी एक्सपेंस हुआ वो लाइसेंस में किसी को बेच सकता हूँ क्या? मेरे नाम का है। तो ऐसी असेट, अब इसका बेनिफिट फ्यूचर में भी मिलेगा, तो प्रिलिमिनरी एक्सपेंस को बैलेंस शीट के असेट में दिखाओ। बट इस असेट को आप बेच नहीं सकते, फाइनल अकाउंट में वापस आएगा ये। इस असेट को बेच नहीं सकते, बेचने जाओगे तो जीरो मिलेगा। इसीलिए देखो, लाइसेंस, मुंबई दुकानें अधिनियम एक्ट, वो पीएमसी का सर्टिफिकेट किसी भी दुकान में खुला ही टंगा पड़ा रहता है। ऐसा कोई तिजोरी में रखता है क्या? उसको मालूम है इसकी वैल्यू है ही नहीं, बट फिर भी असेट में क्यों दिखाते? क्योंकि उसके बगैर धंधा कर ही नहीं सकते। तो हमने उसके लिए पेमेंट किया 10,000, बेनिफिट कब तक मिलेगा? फ्यूचर में भी, जब तक धंधा है तब तक। इसीलिए उसका नेचर थियोरिटिकली कैसा है? असेट की तरह। बट ऐसी असेट जिसे बेच नहीं सकते, जीरो वैल्यू, काल्पनिक, लॉस असेट, फिक्टिशियस असेट। यस और नो? डोंट वरी, ये जितनी बेसिक टर्म्स है, ये सारी बेसिक टर्म्स कम से कम पूरे सब्जेक्ट में 10 से 20 बार और आएंगी। कितने बार? 10 to 20 टाइम्स। और जितने बार आप डाउट पूछोगे उतने बार मैं एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि इसके बगैर आप एक अच्छा अकाउंटेंट बन ही नहीं सकते। यस और नो? उसके बाद अकाउंटिंग सिस्टम, वैसे तो भारत में इंग्लिश मेथड से भी पहले, बहुत पहले से, चाणक्य के राज से ही अकाउंटिंग सिस्टम है, लेकिन हमारी बदकिस्मती, हम लोग वो फॉलो नहीं करते। हम लोग इंग्लिश मेथड फॉलो करते हैं जो 1494 में ल्यूका डी बार्गो पैसियोली साहब ने दिया था, डबल एंट्री सिस्टम। बट हमारे यहाँ अकाउंटिंग ईस्वी सन 1200 से है, बट हम लोग कौन सी फॉलो करते हैं? जो पैसियोली ने 1494 में दिया था। यस और नो? डबल एंट्री सिस्टम, इंग्लिश मेथड। इंग्लिश में दो है, एक डबल एंट्री, एक सिंगल एंट्री। हम लोग क्या फॉलो करते हैं? डबल एंट्री। तो अकाउंटिंग सिस्टम क्या है? जो ट्रांजैक्शन के हर पहलू को रिकॉर्ड करे। ट्रांजैक्शन के कितने पहलू होते हैं? दो, लेन देन, लेन देन, लेन देन। लेन देन के अलावा ट्रांजैक्शन में और कुछ होता है क्या? इस दुनिया में लेन देन ही तो है। यस और नो? लेन देन के अलावा और कुछ होता है यहाँ पे? कुछ भी नहीं। हर जगह पे लेन देन है। कुछ देते हो तो बदले में कुछ लेते हो, कुछ लिया तो बदले में कुछ देना पड़ेगा। इन्हीं दो एस्पेक्ट को आप लोग डेबिट क्रेडिट एस्पेक्ट बोलते हो। और हर बार लेन देन इक्वल होता है, इसीलिए डेबिट क्रेडिट हर बार इक्वल होता है, इसीलिए ट्रायल बैलेंस टैली होता है, इसीलिए बैलेंस शीट टैली होती है। किसी ने अगर डेबिट क्रेडिट में गलती किया तो उसकी बैलेंस शीट टैली नहीं होती है। डोंट वरी, मैं बार बार ट्रायल बैलेंस, बैलेंस शीट ये वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, बट अगर आपको ये वर्ड पता नहीं है तो चिंता मत करना, आगे इसके ऊपर हमें कई घंटों बिताने हैं। ट्रायल बैलेंस क्या है, कैसे लिखते हैं, क्यों बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, कौन बनाते हैं, कब बनाते हैं, नहीं बनाए तो क्या होगा, सब देखेंगे आगे। देन अकाउंटिंग ईयर। अकाउंटिंग ईयर बोलो, जिस परेड अकाउंटिंग कर रहे हो, अकाउंटिंग ईयर जनरली कितना होता है? 12 महीने का। 12 महीने से कम भी हो सकता है क्या? हाँ। जैसे अकाउंटिंग ईयर है, आपको समझाने के लिए जनवरी से लेके दिसंबर तक, आपको समझाने के लिए। मैंने धंधा शुरू किया अक्टूबर में, तो पहला अकाउंटिंग ईयर 3 महीने का ही रहेगा। अब धंधा शुरू ही अक्टूबर में किया, तो जनवरी से सितंबर क्या अकाउंटिंग करूं? तो पहला अकाउंटिंग ईयर 3 महीने का। मैंने बिजनेस शुरू किया 1 दिसंबर को, तो पहला अकाउंटिंग ईयर 1 दिसंबर से 31 दिसंबर, 1 महीने का ही रहेगा। कुछ बात समझ में आया? यस और नो? तो अकाउंटिंग ईयर का जनरली पीरियड कितना होता है? 12 महीना।
तो जनरली कौन सा अकाउंटिंग ईयर फॉलो करते हैं भारत में? 1 अप्रैल से 31 मार्च। 1 अप्रैल ऑफ दिस ईयर टू 31 मार्च ऑफ नेक्स्ट ईयर। देखेंगे क्या होता है, क्यों ऐसा करते हैं, हर चीज़ के पीछे की वजह देखेंगे। देन डेबिट और क्रेडिट। डेबिट ये लैटिन टर्म है, लेफ्ट साइड में लिखते थे असेट्स को, इसलिए हम लोग बोलते थे असेट को डेबिट करो। राइट साइड में लिखते थे लाइबिलिटी को, कौन? पैसियोली साहब, इसीलिए बोलते थे लाइबिलिटी को क्रेडिट करो। यस और नो? कोई लॉजिक नहीं है, बस वो असेट को लेफ्ट साइड में लिखा लिखा करते थे और लाइबिलिटीज को राइट में लिखते थे, तो वहां से सिस्टम आ गया। डेबायर विच मीन्स टू लेफ्ट, क्रेडायर विच मीन्स टू राइट। बरोबर? क्लियर है? DRCR डेबिट रिकॉर्ड्स, क्रेडिट रिकॉर्ड्स, ये कुछ हमने अब तक पढ़ा था। और हमने एक सिंपल सा रूल देखा था, आपको अगर याद आ रहा है तो, दुनिया के जितने भी डेबिट बैलेंस वाले अकाउंट है, ये टाइप के अकाउंट बढ़ते हैं तो डेबिट करो, अपोजिट कम होते हैं तो क्रेडिट करो। हो गया, पूरी अकाउंटिंग की दुनिया मैंने खत्म कर दी है 3 सेकंड में। अब बाकी तो अपोजिट ही है, दुनिया के जितने भी क्रेडिट बैलेंस वाले अकाउंट है, ये बढ़ते हैं तो क्रेडिट करो, कम होते हैं तो डेबिट करो। बढ़ना कम होना कहाँ से समझेगा? ट्रांजैक्शन से। यस और नो? कुछ बात समझ में? अब आपका सवाल, सर आपने बोला दुनिया के जितने भी डेबिट बैलेंस वाले अकाउंट है, कौन से अकाउंट का डेबिट बैलेंस है? एसेट, ड्रॉइंग, डेटर्स, एक्सपेंस, लॉसेस। तो कौन से अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है? असेट के अपोजिट लाइबिलिटी, ड्रॉइंग के अपोजिट डेटर्स के अपोजिट, एक्सपेंस के अपोजिट लॉसेस के अपोजिट गेन या प्रॉफिट। इन सब का क्रेडिट बैलेंस है। मतलब ये टाइप के अकाउंट अगर बढ़ते हैं तो क्रेडिट करो, ये टाइप के अकाउंट अगर कम होते हैं तो डेबिट करो, ये टाइप के अकाउंट अगर बढ़ते हैं तो डेबिट करो, ये टाइप के अकाउंट अगर कम होते हैं तो क्रेडिट करो। सिंपल है। यस और नो? कुछ था क्या? पूरा 11th का अकाउंटिंग था, 5 मिनट का अकाउंट, आज 10 15 20 मिनट का ज़्यादा मिलता। यस और नो? सिंपल है। हम लोग इसी चीज़ को आगे लाइफ टाइम अप्लाई करने वाले। सो एक बार मेरे साथ साथ सब लोग रूल बोल दो। ऑल एसेट्स, ड्रॉइंग, डेटर्स, एक्सपेंस एंड लॉसेस आर ऑलवेज, ऑलवेज बोलो एक बार, ऑल एसेट्स, ड्रॉइंग, डेटर्स, एक्सपेंस एंड लॉसेस आर ऑलवेज हैविंग डेबिट बैलेंस। ये टाइप के अकाउंट अगर बढ़ते हैं तो डेबिट करो, ये टाइप के अकाउंट कम होते हैं तो क्रेडिट करो। डेबिट बैलेंस if further increase will be debited, क्रेडिट बैलेंस if further increase will be credited। अरे +3 को अगर बढ़ाना है तो 2 भी प्लस ही करना होगा ना, प्लस को और बढ़ाना है तो प्लस करो, डेबिट बैलेंस को और अगर बढ़ाना है तो डेबिट करो, क्रेडिट बैलेंस को और बढ़ाना है तो क्रेडिट करो। अच्छा, बढ़ाना है कम करना कहाँ समझ में आएगा? ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन पढ़ना है, मातृभाषा में कन्वर्ट करना है, चेक करना है कौन सा अकाउंट बढ़ रहा है, कौन सा कम हो रहा है। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, बाय।